हेलो डियर, ये जो लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अब इंट्रोडक्टरी का क्या मतलब है कि मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब ये बिल्कुल भी मत लेना कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट ऐसे ही टाइम पास होगा, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या, और डेटा इंटरप्रिटेशन को हम किस नज़रिए से देखेंगे। आपका वो नज़रिया बदलना भी ज़रूरी है, नहीं तो एक इसको एक अलग ही सोच से स्टूडेंट देखते रहते हैं, इसको जानबूझ के डिफ़िकल्ट बना के भी रखते हैं कई बार, ठीक है। और डीआई के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जनरलाइज्ड वे में बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में हो सकते हैं। तो एग्जाम में आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मेरे से कितनी देर में होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार इसका मतलब जान लेते हैं कि भाई डीआई होता क्या है। तो ये इसके नाम से ही पता लग रहा है। देखो, डीआई मतलब कि डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा मतलब डेटा होता है कोई भी इंफॉर्मेशन एक अरेंज्ड वे में जब आपको दी जाए, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में जब आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी बताई जाए, उसे डेटा बोलते हैं। मतलब कि कोई भी जानकारी, ठीक है। देन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब कि उसको इंटरप्रेट करना, उसको इंटरप्रेट करने की एक्टिविटी। तो जो डीआई का मतलब है वो क्या है कि जो भी आपको डेटा गिवन है, जो भी आपको जानकारी गिवन है, उसे इंटरप्रेट करना है, उसे समझना है। तो यहीं पर आपको एक सबसे बड़ी सीख मिल जाती है। सीख नंबर 1 क्या, कि कभी कभी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन मिला, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन मिला, उन्होंने डेटा को थोड़ा सा पढ़ा, 9-10 सेकंड दिए, खास ध्यान नहीं दिया डेटा पे, हाँ, कि भाई क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने आप पता लग ही जाएगा, और सीधे क्वेश्चन सोल्व करने पर चले गए। वहां पर आपने गलती कर दी। जो डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम के अंदर छुपा है कि डेटा को इंटरप्रेट करना, उस स्टेप को आप खा गए। तो कभी भी मेरी सीख नंबर 1 याद रखो, जो इसके नाम से ही जुड़ी है, कभी भी डेटा को, अगर आपको पूरी तरह से डेटा समझ में नहीं आया है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे समझना है, वो टेंशन नहीं। तो कभी भी जब आपको डेटा पूरी तरह से समझ में ना आया हो तो आगे क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड ना करें, टाइम को वेस्ट ही करोगे या क्वेश्चंस को गलत निकाल दोगे, कुल मिलाकर नुकसान ही होगा। तो सबसे पहली सीख क्या है कि वी मस्ट इंटरप्रेट द डाटा, हमें उस जानकारी को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, ये इसका नाम है, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरी स्टेप्स बताता हूं कि किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को अगर आपने सोल्व करना है तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे। देखो, तो भाई सबसे पहली, एक तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक तो सबसे पहली स्टेप होती है कि अंडरस्टैंडिंग डेटा। जो आपको जानकारी दी गई है वो कई तरीकों में दी जा सकती है, इजी वे में भी दी जा सकती है। इजी वे में कि जिससे आप सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार उस जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा कि हमें समझ में आ रही है कि नहीं। और आपको इतने डिफिकल्ट वे में भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूं कि आपको 5 मिनट तक डेटा ही समझ में ना आए, क्वेश्चन को तो छोड़ ही दो, ठीक है, क्योंकि हर लेवल के काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अंडरस्टैंडिंग डेटा। अब नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। हमें डेटा तो समझ में आ गया कि अच्छा ये चीज़ें गिवन हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन को भी समझना है। कभी कभी क्वेश्चन स्ट्रेट अवे होते हैं कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इस तरह के कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के कितने प्रतिशत है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी होती है कि उन्हें शांति से समझना पड़ता है। अगर स्टूडेंट को ये बात कॉन्शियसली नहीं पता कि ऐसा होता है, इसीलिए तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, अगर उनको ये बात कॉन्शियसली नहीं पता, पहले से नहीं पता, तो जब वो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कभी कभी ये बोलते हैं उस दिन तो मूड ही खराब था, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे थे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दी जा रही होती है, तो उसको शांति से पढ़ने की जरूरत है। उस वक्त इरिटेट होने की जरूरत नहीं है कि डीआई का क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूँ डीआई के कि मतलब 4-4 बार पढ़ोगे, क्या है क्या है, ऐसे बार बार, कभी कभी हम दोबारा दोबारा पढ़ते हैं ना, हाँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेटा। इजी भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, और ये दोनों काम शांत माइंड से करोगे, जल्दबाजी नहीं करनी, शांत माइंड से करोगे, उसके बाद क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें आती है, देखो,
हमें डेटा भी समझ में आ गया, हमें क्वेश्चन भी समझ में आ गया, उसके बाद करना क्या है, जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे कि भाई क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, अब तक तो क्वेश्चन समझ में आया है, सोल्व नहीं किया है। तो क्वेश्चंस किन किन टॉपिक्स के ऊपर पूछा जा सकता है वो टॉपिक अब मैं आपको बताता हूँ। तो उन टॉपिक्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक का मतलब कभी कभी स्टूडेंट समझते हैं कि थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, बेसिक का मतलब मोटी मोटी नॉलेज नहीं होता, ठीक है। बेसिक का मतलब है कि उसकी फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल उसकी प्राइमरी नॉलेज, मतलब कि बिल्कुल उसका बेस, उसका आधार, उसकी नींव, मतलब उसके जो जिन मान लो परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं बोलूं कि परसेंटेज का जो सबसे आसान चीज है समझने में, उसकी थोरो विजुअलाइजेशन होनी चाहिए बंदे को। बेसिक का मतलब है कि उस टॉपिक का जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। जनरली ये ऐसे समझा जाता है कि बेसिक नॉलेज होना तो आम सी बात है, नहीं। जब बंदा ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करता है और बार बार कंसेप्ट्स को रिपीट करता है, तब जाकर उसकी बेसिक नॉलेज है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो टॉपिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या, वो तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। क्योंकि डीआई के अंदर जो टॉपिक्स यूज होंगे वो हमने पहले कर लिए हैं, कर चुके हो आप डीआई से पहले जो चैप्टर्स। तो देखो, एक तो आपकी अरिथमेटिक स्किल्स यूज हो जाएंगी। अरिथमेटिक स्किल्स का क्या मतलब है कि भाई अच्छे से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये सारी, कभी कभी कुछ डाटा को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो ये कैलकुलेशन आपकी कैसे फास्ट होंगी। तो थोड़ी तो जो बीच बीच में मैं आपको टेक्निक बताता रहता हूँ, देखो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा सीधा बताऊँ। एक तो मैं आपको बीच बीच में टेक्निक्स बताता रहता हूँ कि कन्वेंशनल वे से नहीं सोचना, नंबर को फ्रीली होके आप सोचते हो। बीच बीच में जब भी मैं कट करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो आपको बताता रहता हूँ ना। एक तो वो चीज़ें, और उसके अलावा प्रैक्टिस, उसके अलावा आपको कुछ भी लाइक आपकी कैलकुलेशन को फास्ट नहीं कर सकता, ठीक है मेरे भाई। जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में असर डालेगा वो बता रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंप्रेस करने के लिए। देन नेक्स्ट है परसेंटेज, जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा, अरिथमेटिक स्किल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। देन नेक्स्ट हमारे पास एवरेज है। देन उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, एवरेज माने कि औसत, और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इसके अंदर यूज होगी। तो ये सारे टॉपिक्स की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए टॉपिक, कम से कम 3-3 बार करे हुए होने चाहिए। उसके बाद आप डीआई का मजाक बना दोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि भाई अंडरस्टैंडिंग डाटा, कि डाटा को समझना है। अब जो जानकारी, जो डाटा आपको दिया जाएगा वो किन किन वेज में आपको दी जा सकती है, टाइप्स ऑफ डाटा की यहाँ पर बात हो रही है कि किन किन वे आपको जानकारी देने का एक ही तरीका थोड़ी है, ठीक है। मैं अलग अलग वे में आपको जानकारी दे सकता हूं, तो वो सारी मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो सबसे बेसिक फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। टेबल में बचपन में जो आपकी मार्कशीट आती थी वो टेबल की फॉर्म में आती थी कि नहीं, कि भाई बंदे के इंग्लिश में 100 नंबर मैक्सिमम मार्क्स, 100 नंबर ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आए, 50 नंबर। मैथ्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 100 और कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, 72, ऐसे, ठीक है। तो सबसे बेसिक फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म, ये मैं सारी आपको दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट है बार डायग्राम, ये भी दिखाऊंगा। देन लाइन ग्राफ, देन पाई चार्ट एंड कई मिसलेनियस फॉर्म्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए भाई एक एक करके इनको देखते हैं। और ये जो जानकारी है यहाँ पर आपने करना क्या है, एक बार इसको पढ़ना बंद करो। आपने करना क्या है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ डाटा दिखा रहा हूँ। आपने सिर्फ ये समझना है कि अच्छा, मतलब इस डाटा को ऐसे रीड करना है, इस डाटा को ऐसे पढ़ना है। एक दो डाटा को पढ़ के देख लेना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, आपने देखना कि यहां पर गिवन क्या है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। स्टडी द टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो हमें टेबल को केयरफुली पढ़ना है। तो देखो, जब भी आप इस तरह के डाटा को पढ़ोगे, प्यार से टेबल को पढ़ो पूरे को। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज। तो हर एक महीने के पहले दिन पर, यानी कि 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, जो भी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर था, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर था कहाँ पर, ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज, 5 अलग अलग जगह पर। जैसे जैसे कि भुज के अंदर 1 सितंबर को मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था, इन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बोल रखा है।
ठीक है। सिडनी के अंदर मिनिमम टेम्परेचर 1 सितंबर को 2 डिग्री सेल्सियस था। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जब आपका दिमाग इंटरप्रेट करता है, जब आप समझते हो कि अच्छा ये गिवन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, और ये स्टेप करने जरूरी हैं, तभी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पर लग जाओगे। नहीं तो जब आप डेटा को अच्छे से समझोगे नहीं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ोगे और हर एक क्वेश्चन के साथ फिर डेटा को समझने में टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है। और एक और काम आप कर सकते हो, स्टार्टिंग में जब आप अगर पहली बार डीआई को स्टार्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं, पहली बार नहीं भी कर रहे हो, तो आप डेटा को उठाकर देख सकते हो कि 31 क्या है। आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज दिस 31। तो आपको क्या पता लगेगा कि काबुल के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर था 1 दिसंबर को, वो था 31 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मतलब ये है डाटा। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, मुझे क्या गिवन है भाई, मुझे अलग अलग दिनों का टेम्परेचर गिवन है, अलग अलग महीनों का, सॉरी, अलग अलग महीनों का, महीने के पहले दिन मुझे टेम्परेचर गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम, बस इंफॉर्मेशन पता है क्या। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। इसके अंदर अगर आपने देखो टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन 5 क्वेश्चन पर हम 1-1 मिनट लगाएंगे या 30-30 सेकंड लगाएंगे, मतलब कि हम जितना भी टाइम इस क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे डीआई के ऊपर, कि हम सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर लगाएंगे, नहीं। कुछ टाइम डेटा को इंटरप्रेट करने का होता है। जो टाइम आप डेटा को समझने के लिए लगा रहे हो वो इन 5 क्वेश्चन के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है। 5 क्वेश्चन के अंदर आपका टाइम बचेगा, तो डेटा को इंटरप्रेट करना जरूरी है। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेंगे एंड ठक सोल्व कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। तो नेक्स्ट टाइप जिसके अंदर आपको डाटा गिवन हो सकता है, देखो, और इन हर एक टाइप को बारीकी से देखना जरूरी है, फिर आपको यह पता लगेगा कि ये सारे टाइप एक ही हैं, कुछ फर्क ही नहीं है इनके अंदर। क्यों? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स पासिंग एंड फेलिंग इन एन एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 6 डिफरेंट सिटीज। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर बताए हैं, कितने छात्र हैं, इन थाउजेंड्स, हजारों में बताए हैं, जो पास और फेल हो रहे हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम में 6 अलग अलग शहरों से। यानी कि जो शहर एल है, एल सिटी के अंदर कितने स्टूडेंट पास हुए, पास का मतलब ब्लू, पास हुए जी 30,000, ये इसकी हाइट है ना 30,000। फेल कितने हुए, फेल हुए मेरे भाई 20 और 25 के बीच में, 20 और 25 के बीच में क्या होता है 22.5, यानी कि 22,500, हजारों की बात यहाँ पर हो रही है। तो हम किसी भी शहर में कितने बंदे पास हुए कितने बंदे फेल हुए ये निकाल सकते हैं। ये चीज आपके दिमाग में होनी जरूरी है, समझ गए। मतलब हर एक शहर का ऐसे देखना जरूरी नहीं है, हर एक शहर का ऐसे देखना, एक चीज जरूर देखनी जरूरी है कि किसी भी एक शहर का एक बार आप देख लो। हो सकता है स्टार्टिंग में ये लगे कि भाई ये तो टाइम वेस्ट है, लेकिन ये चीजें टाइम बचाती हैं, आपकी समझ को मजबूत करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या डाटा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि कैसे करना है। हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। तो हमें हमारे पास क्या अवेलेबल है कि हर एक शहर में कितने बंदे पास हुए कितने बंदे फेल हुए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज पूछी जाएगी तो मैं बता सकता हूं। और एक और बात एग्जामिनर ने बता रखी है, नोट, क्या, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सिटी, हर एक शहर में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग। मतलब जितने पास हुए हैं और जितने फेल हुए हैं इन दोनों को मिलाओगे तो टोटल स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे उस शहर के। समझ में आ गई बात? तो एक ये चीज की उन्हें, ठीक है भाई। तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि टोटल स्टूडेंट में से इतने पास हुए इतने फेल हुए, सारे स्टूडेंट्स की जानकारी हमारे पास है। तो बस इस चीज को जानने में आपको मैक्सिमम, जब आपका दिमाग काम करेगा, यहाँ पर मेरी जुबान काम कर रही है, मैं बोल के बता रहा हूँ, तो 30 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को इजीली आपको पता भी लग जाएगा। जब आपको डाटा क्लियरली समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन पढ़कर आपको ये पता लग जाता है वो कैलकुलेटिव है कि नहीं है, टाइम लेगा कि नहीं लेगा, वो चीज पता होनी जरूरी है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खासकर 3 घंटे का एग्जाम तो है नहीं कि 3 घंटे का एग्जाम है 25 क्वेश्चन है जैसे स्कूल में होता था। देन नेक्स्ट तो देखो एक बार, ये जो अपना अलग, जैसे ये पिछले वाला ये बार डायग्राम था, इसको हिस्टोग्राम भी बोल सकते हो। ठीक है, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं, और एक हिसाब से फर्क है ही नहीं, ऐसे ही बोल सकते हैं। देन यहाँ पर ये क्या है, ये लाइन ग्राफ। तो इन दोनों में फर्क क्या है बताऊँ आपको, देखो, ये जो इसके टॉप को पकड़ो, बार डायग्राम के टॉप को पकड़ो और उसको मिला दो, ये लो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया लाइन ग्राफ।
इसके टॉप को पकड़ लेते और दूसरे रंग से इनको मिला देते, दूसरे रंग से मैं ही मिला के दिखा देता हूं आपको ऐसे करके, तो उस केस में क्या बन जाता, ये लो भाई, ये इसका भी लाइन ग्राफ बन गया। तो समझ में आ गई, इस चीज में और इस चीज में खास फर्क नहीं है, इसको एग्जामिनर जो है वो ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था अलग अलग रंग में, जैसे पिछला क्वेश्चन कर रखा। और इन दोनों चीजों को एग्जामिनर टेबल में भी बता सकता था। टेबल में कैसे, ऐसे बताता तो यही है ना, टेबल में ऐसे टेबल बनाकर। एक बार इन चीजों के ऊपर दिमाग लगाना जरूरी है कि जैसे कि उसने यहां पर बता दिया कि शहर कौन सा है, देन सिटी LMNOPQ, देन यहां पर उसने बता दी पास कितने हुए, फेल कितने हुए, ये इतने इतने, यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी। तो देखो उसी चीज को टेबल में भी हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, हर एक तरीके की अपनी खासियत जरूर है। जैसे टेबल में देखकर ही आपको ये नहीं पता लगता, टेबल में हम विजुलाइज नहीं करते कि पिछले वाले से ज्यादा हो गया, यहां पर सीधा सीधा देखकर पता लगता है कि भाई ज्यादा हो गया, यहां पर घट गया, कितने साल ज्यादा हुआ हमें ऐसे डायरेक्टली पता लग जाता है, 3 साल ज्यादा हुआ, उसमें थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो हर एक चीज की अपनी खासियत है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में जब एग्जामिनर आपको डाटा देता है तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट कर रखा हो आपने उससे डरना नहीं है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। तो चलिए अब अगली इस चीज को समझते हैं। तो भाई एनुअल टर्नओवर ऑफ कंपनीज A एंड B बोथ ड्यूरिंग द ईयर्स इन लाख रुपीज, दो कंपनियों का एनुअल टर्नओवर बता रखा है कि सालाना का टर्नओवर, की सालाना ओवरऑल कितने रुपए उनके पास आते हैं, कितने का वो कारोबार करते हैं, लाखों में बता रखे हैं, लाखों रुपयों में। ठीक है, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, हम एक बार पढ़ के देख लेंगे कि ब्लू लाइन कंपनी ए को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस डेटा को पढ़ूंगा कि 1996 इस साल के अंदर 250 लाख का टर्नओवर था कंपनी का। टर्नओवर क्या होती है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होती है, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। ऐसे आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए ना, कि मुझे क्या पता है। अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि हमें पता क्या है, हमारे पास डेटा किस चीज़ का है। हमारे पास इस चीज़ का डेटा है कि अलग अलग सालों में दो कंपनियों का कितना कितना टर्नओवर था। ये विजुलाइज होना जरूरी है कि अलग अलग सालों में दो कंपनियों का कितना कितना टर्नओवर था। उससे जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा इस चीज़ को मैं निकाल सकता हूँ, इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ तो कितने टाइम में निकाल सकता हूँ, या फिर मैं नहीं निकाल सकता। कैन नॉट से भी होता है कई बार आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो भाई, अब हमने क्या किया, अब हमने उस डेटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी पाई चार्ट। तो एक सर्कल को, एक सर्कल के बीच में यहां पर जो एंगल होता है, इसको हम दो फॉर्म में बताते हैं पाई चार्ट को, दोनों तरीके हम करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। देखो कि या तो एग्जामिनर आपको ये बता देता है कि ये जो सर्कल है ना, ये जो अपना सर्कल है, इसके बीच में ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल है इसको परसेंटेज में बांट देता है कभी कभी, कि भाई ये जो 100% एंगल है उसमें से 18% राजस्थान के हिस्से में आ गया, 22% यूपी के हिस्से में आ गया। कभी कभी क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है अगर उसको आप डिग्री में देखोगे तो वो 360 डिग्री है, तो कभी कभी परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दे देता है, कभी कभी डिग्री में, कि यहाँ पर राजस्थान ने जो बीच में जो एंगल बनाया है वो 72 डिग्री का है, ऐसे बोल देता है। तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर डेटा एक बार पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लो। इन द पाई चार्ट पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट्स इज गिवन। ठीक है, ये यहां पर इसकी हिंदी मिस हो गई है, वो मैं बता देता हूं, हर एक क्वेश्चन में हिंदी है, डो नॉट वरी। ठीक है, तो पाई चार्ट में 6 स्टेट्स की पॉपुलेशन गिवन है, 6 राज्यों की जनसंख्या बताई गई है, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.5 करोड़ है। 6 राज्यों की जो टोटल सभी की जो जनसंख्या है वो 1.5 करोड़ है। यानी कि देखो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कैसे समझ में आना चाहिए डाटा, कि 1.5 करोड़ का अगर मैंने 18% निकाला तो मुझे राजस्थान की जनसंख्या पता लग जाएगी। यानी कि मैं राजस्थान की पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ, जी हाँ निकाल सकता हूँ, 1.5 करोड़ का 18%। ओके, क्या मैं यूपी की जनसंख्या पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, 1.5 करोड़ का 22%। तो हाँ मुझे पता लग गया, ये हर एक स्टेट की पॉपुलेशन में निकाल सकता हूं अगर जरूरत पड़ी। ठीक है, द टेबल शोज रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, और ये जो टेबल है ये मेल और फीमेल का रेशियो दिखा रहा है
कि राजस्थान की जो भी टोटल पॉपुलेशन है मुझे पता नहीं, मैं निकाल सकता हूँ 1.5 करोड़ की 18% है, तो उस टोटल पॉपुलेशन में से अगर उस पॉपुलेशन को मैं 1:7 में डिवाइड करूंगा तो 1 जो है वो मेल होंगे, 7 फीमेल होंगी। अगर मुझसे मेल पूछेगा तो 1/8 टोटल 8 इंसानों में से एक इंसान मेल होगा, पुरुष होगा, बाकी 7 महिलाएं होंगी। क्लियर है? यहां पर ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये नजर मारनी जरूरी है क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कि अच्छा ये चीज गिवन है। अब इससे आपके दिमाग को क्या इंफॉर्मेशन मिली? आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन मिल गई कि हर स्टेट में कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, ये मैं निकाल सकता हूं। निकाल सकते हो, गोवा में कितने, वहां पर कितने, वहां पर कितने, निकाल सकता हूं मैं सब। अब इसके अकॉर्डिंग, इस नॉलेज के साथ अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स, तो यहां पर ये जो डायग्राम है नॉर्मल डायग्राम से थोड़ा सा अलग है, ये मिसलेनियस के अंदर मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहां पर सिंपली एक डाटा गिवन है। कभी भी जब भी आपको डाटा थोड़े से नॉर्मल से हटके फॉर्म में गिवन हो तो आपने उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जस्ट जानकारी देने के अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं, सिर्फ जानकारी देने के। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली समझ में आ जाएगा। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक्चुअल में है क्या वो बता देता हूँ। देखो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन 6 डिफरेंट ईयर्स। 6 सालों के अंदर, इन 6 डिफरेंट ईयर्स, 6 वर्षों में अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग विश्वविद्यालयों में कितने स्टूडेंट हैं ये उसने बताए हैं। तो ये कैसे बताए हैं देखना जरा। हम यूनिवर्सिटी 1 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहां पर एग्जामिनर करता क्या है, यहां पर एग्जामिनर, यहां पर उसने बना रखे हैं हेक्सागन, मकड़ी के जाल जैसा बना दिया ना, यहां पर उसने बना रखे हैं हेक्सागन। इसको रडार डायग्राम भी बोल देते हैं, वेब डायग्राम भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं, नाम से क्या, नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो इस यहां पर उसने बना रखा है हेक्सागन, लेकिन मैं आपको बनाकर दिखाता हूं एक बार सर्कल्स। देखो क्योंकि सर्कल से हम वाकिफ हैं ना, नॉर्मली नॉर्मल लाइफ में थोड़े से यहाँ पर सर्कल से समझने में आसान रहेगा। तो आप ऐसे मानो कि अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है 10, अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्या है 10, इससे बाहर ब्लू वाले का रेडियस है 20, उससे बाहर ये जो वॉयलेट कलर का है उसका रेडियस 30 और जो ग्रीन कलर का है उसका रेडियस है 40, ठीक है। और कल को वो ये सर्कल में भी दे सकता है हेक्सागन की जगह। आप ये थोड़ी बोलोगे ये तो गलत हो गया, कोई गलत नहीं हुआ, वही कॉमन सेंस वाली बात है। तो देखो मैंने अगर 6 यूनिवर्सिटीज़ का डाटा रिप्रेजेंट करना है तो देखो यहाँ पर मैं कितनी का रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 8 सालों का रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 का कर सकता हूँ, हेक्सागन में 6 का कर सकता था। तो देखो है क्या, अगर यहाँ पर हम ये वाला कलर ले लेते हैं। देखो अगर मुझे ये बताना है कि यहाँ पर, इसको आप मान लीजिए पहला साल, कि पहले साल के अंदर मेरे को 20 स्टूडेंट बताने हैं, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये है अपना सेंटर ओरिजिन, ये क्या है बीच में अपना सेंटर। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि सेंटर से कितनी दूर हम हैं, सेंटर से कितनी दूर। अगर मैं इसके अंदर रिप्रेजेंट करूँगा इस साल के अंदर, तो इस साल की लाइन तो ये वाली है, इस लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करूँगा कि भाई कितने स्टूडेंट हैं। तो देखो अगर मैं इस लाल के ऊपर रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पर, तो लाल जो सर्कल है, वो चारों तरफ वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है 10, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है इसके ऊपर। अगर मैं यहाँ पर, ये ब्लू वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लू वाले सर्कल का रेडियस है 20, तो पूरा जो ब्लू वाला सर्कल है, पूरा जो ब्लू वाला वो 20 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर है 20 और यहां पर है 10, तो अगर मैं बीच में करता हूं तो क्या होएगा 15। मतलब कि लाल सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, इससे बाहर ब्लू वाला 20 को, इनके बीच में 15। उससे बाहर ये बैंगनी सर्कल, वॉयलेट सर्कल किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये जो सारे पॉइंट है जो बैंगनी सर्कल पर कहीं पर भी हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 30 को। जैसे जैसे हम बाहर बढ़ते जा रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर मेरे को 25 रिप्रेजेंट करना है तो मैं 20 वाला सर्कल और 30 वाला सर्कल के बीच में रिप्रेजेंट करूंगा। 30 रिप्रेजेंट करना है
तो इस वॉलेट सर्कल पे रिप्रेजेंट करूंगा। समझ में आ गई बात। अगर 40 मेरे को दिखाना है तो कहां पर, ग्रीन वाले पर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को 0 दिखाना है तो 0, तो देखो यहां पर सबसे बाहर वाले सर्कल में क्या है 40, फिर उससे 10 कम हुआ 30, फिर उससे 10 कम हुआ 20, फिर उससे 10 कम हुआ 10, और उससे 10 कम बिल्कुल सेंटर पर अगर बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे, तो उसका रेडियस क्या होगा 0, तो वहां पर रिप्रेजेंट होएगा 0। ठीक है, तो यहां पर इस डायग्राम के अंदर अगर ऐसा होता, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 0 हो जाना था उस साल स्टूडेंट्स। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से बताऊंगा मैं यहां पर कि ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, इससे ऊपर ये वाला हेक्सागन ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, और इससे ऊपर ये वाला हेक्सागन, ये इसको दूसरे रंग से करना पड़ेगा, ये वाला हेक्सागन ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, देखो इसके साथ में वैल्यू रखी है, दूसरा हेक्सागन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को। इसके ऊपर जो भी है, जैसे यहां पर ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सिटी 1 को। तो यूनिवर्सिटी 1 में 2010 में कितने स्टूडेंट थे, 20,000 थे, थाउजेंड्स में ना 20,000। ये दूसरे वाला जो हेक्सागन है वो 20 को रिप्रेजेंट करता है। इससे बाहर वाला ये जो हेक्सागन है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई 30 को। यानी कि अगर आपको 25 मार्क करना है तो 20 वाला हेक्सागन और 30 वाला हेक्सागन इनके एग्जैक्टली बीच में मार्क करना पड़ेगा। तो क्या कहीं पर 25 मार्क कर रखा है, ये देखो ये लाल वाला मतलब कि यूनिवर्सिटी 2। तो यूनिवर्सिटी 2 के अंदर 2008 साल के अंदर कितने स्टूडेंट थे, 25,000 थे। समझ में आ गया अब डाटा। यहां पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 20,000 को, क्योंकि ये 20,000 वाले हेक्सागन पर है। ये जो पॉइंट है 30,000 वाले हेक्सागन पर है। तो एग्जैक्टली इनके बीच में, इन हेक्सागन के बीच में, अगर इस सर्कल का रेडियस 10 है, इस सर्कल का रेडियस 20 है, तो इनके बीच वाले सर्कल का रेडियस 15 हो गया, एग्जैक्टली बीच में होगा। तो समझ में आ गई मेरे भाई बात। तो ये मामला है बस। ठीक है, तो डेटा को देने के अलग अलग तरीके हैं, इनके ऊपर आगे भी हम सवाल करेंगे। अब ये एक और देख लो, ये जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम डेटा पॉइंट्स बोलते हैं। जानकारी के बिंदु दे रखे हैं, यानी कि उसने बिंदु अलग अलग ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट दे रखे हैं, तो बस उसके हिसाब से इनका नाम रख दिया गया है। तो यहां पर देखो, अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं और इस वाले डायग्राम के अंदर अगर मैं इस बीच वाली लाइन को गायब कर दूं, इस बीच वाली लाइन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ पॉइंट्स रह जाएंगे ना, सिर्फ पॉइंट्स रह जाएंगे। तो देखो यहां पर ये जो लाइन ग्राफ है, इस लाइन ग्राफ के अंदर और इस बार ग्राफ के अंदर कुछ खास फर्क नहीं था, सिर्फ यहां पर लाइनें मिलाई गई थी, मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर और टेबल के अंदर भी खास फर्क नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ये जो अपना लाइन ग्राफ है, ये जो है, ये जो ग्राफ है, इसके अंदर और ये जो डेटा पॉइंट है इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। बस इसके अंदर जो बीच में मिलाने वाली लाइन थी वो उसने गायब कर दी। लेकिन जनरली ये जो है ये एसएससी में पूछा नहीं जाता। तो कभी कभी अगर कुछ ऐसी चीजें भी आती है ना, कभी कभी चीजें एक्चुअल में बाहर से होती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं जो कुछ नई नहीं होती, बेशक से पहली बार पूछी गई हो। तो ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं होगी अगर डेटा पॉइंट्स के ऊपर उसने पूछ लिया एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो डेटा पॉइंट्स में और ये जो बार जो लाइन ग्राफ है उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर डेटा गिवन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। भाई यहां पर गिवन है प्रोडक्शन ऑफ 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, 3 अलग अलग इंडस्ट्री, कौन कौन सी, टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील। ठीक है भाई, 3 अलग अलग उद्योग हैं इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, इन 1000 मेट्रिक टन्स, 1000 मेट्रिक टन्स के अंदर, हजारों मेट्रिक टन। एक मेट्रिक टन या एक टन कितने के बराबर होता है, 1000 किलो। ठीक है, तो ये हजारों टन के अंदर ये मामला यहां पर ये बता रहे हैं। तो आप डेटा को कैसे पढ़ सकते हो कि भाई 2001 में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके अंदर जो प्रोडक्शन हुई वो 5 के बराबर में ना, वो 5000 मैट्रिक टन हुई, 5000 टन। ऐसे ही अगर आप यहां पर पढ़ोगे कि 2003 में ये जो ग्रीन है, जो स्टील इंडस्ट्री थी, उसके अंदर जो प्रोडक्शन हुई है वो 3000 मैट्रिक टन हुई है। समझ में आ गई। इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो कि हर साल में कौन सी इंडस्ट्री में कितना उत्पाद हुआ, कितनी प्रोडक्शन हुई, वो हमें पता है। अब इसके ऊपर बेस्ड ऑफ इक्वेशन होगा, कर लेंगे।
अब नेक्स्ट एक और मिसलेनियस चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये एसएससी में काफ़ी नई है, मतलब इतनी नई है कि बस पिछले 10-12 साल से ये आ रही है। तो क्या है कि 10-12 साल से एसएससी में नहीं आ रही। अगर एसएससी के स्टूडेंट्स ने इसको अभी देखा तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ नई नहीं है, 10-12 साल पहले ये पूछ ली गई है, कैट के एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली गई थी। ठीक है, 2013 में मैंने कैट की प्रिपरेशन दी, तब इस तरह के कई क्वेश्चंस किए थे उस वक्त। और अब 2019 या 2018 में कई मेंटर्स भी ऐसे बोल रहे हैं कि भाई लाइक ये नई चीज़ है एसएससी के मेंटर्स। तो है क्या, देखो यहाँ पर आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं सेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए जस्ट ये बात बोल रहा हूँ। उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ ये है कि बहुत ही रेयर ऐसी मोमेंट होती है जो जब कोई एक्चुअल में नई चीज़ आती है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं दुनिया में जिनसे आप टच में नहीं हो, सिर्फ इंडिया की नहीं और बाहर भी एग्ज़ाम है। इंडिया में भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जिनमें एक पर्सन हर एक एग्ज़ाम से टच नहीं रहता। तो एक्चुअल में नई चीज़ बहुत रेयर आती है। कभी कभी जब ऐसी चीज़ें जो जनरली उस एग्ज़ाम में नहीं आ रही होती हैं, दूसरे एग्जाम्स में आ रही होती हैं, वे पूछ ली जाती हैं तो वे नई लगती हैं। तो इस चीज़ को जेन्युइनली जब आप समझोगे कि वो सिर्फ आपके लिए नई नहीं है, जो सिर्फ एसएससी की जो बंदा तैयारी कर रहा था उसके लिए भी वो चीज़ें नई होंगी। तो नई का मतलब कि वो अलग से इन्वेंट नहीं की, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको करेंगे। तो नए से इंप्रेस होना आपको छोड़ देना चाहिए। चलो भाई इस डायग्राम को समझते हैं, और सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये होता क्या है, और एक बार जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो भी समझा दूंगा इसको कि पढ़ना कैसे है। बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है। देखो, जब भी अगर मैं आपको एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताता हूं, मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, या फिर इसकी मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या देखते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट ये है एक्स वाला, तो इसको हम लिखते हैं 3 एक्स की जगह पर। और वाई कोऑर्डिनेट इसका कौन सा है 2, तो इसको हम लिखते हैं 2, 3 2। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि एक्स के ऊपर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और वाई के ऊपर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ, यहां पर बस 3 लाइनें हो गई, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, बस आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि आप कहाँ पर देखोगे। यानी कि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन थी आपकी, एक्स के लिए ऐसे डायरेक्शन थी, वाई के लिए ऐसे डायरेक्शन थी, आपको ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली डायरेक्शन गिवन होती है, जैसे कि यहाँ पर ये 3 चीज़ें गिवन है, तो मैं आपको पढ़ना बताता हूँ कि कैसे पढ़ोगे। ठीक है, देखो कि आप इस ट्रायंगल को ऐसे लीजिए, देखो अब हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है भाई, हिंदी के बारे में यहां पर गिवन क्या है, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ रीडर्स फ्रॉम 5 स्टेट्स। मैंने इसके अंदर अभी डेटा फिल नहीं किया है, थोड़ी देर में फिल करूंगा, पहले आपको समझाना जरूरी है। तो परसेंटेज ऑफ रीडर्स फ्रॉम 5 स्टेट, 5 स्टेट हैं ए बी सी डी ई, वो थोड़ी देर में आएंगे। हु रीड न्यूज़पेपर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि हिंदी का जो अखबार है कितने परसेंट बंदे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का अखबार कितने परसेंट बंदे पढ़ रहे हैं, उर्दू का अखबार कितने परसेंट बंदे पढ़ रहे हैं। तो जो हिंदी की लाइन है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर हिंदी की लाइन यहाँ पर कैसे है, हिंदी की लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल उसने बना रखी है, ऐसे ऐसे बना रखी है ना। तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये है 100%, कि यहाँ पर ये 100% है, और जितनी भी ऐसी लाइन है ना वो सारी हिंदी न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितनी लाइन है थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, बस धैर्य रखिएगा। ये 75% की लाइन है, ठीक है जी, ऐसे है ना। देखो ये 75% की लाइन है, ये 50% की लाइन है, ये 25% की लाइन है, और यहां पर डेफिनेटली जीरो होगा, यहां पर 100 है तो ये घटता जा रहा था। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हिंदी का अगर आपको मेजर करना है तो यहाँ पर एक डायरेक्शन दी गई है, तो आप सारी इन लाइनों को देखोगे, जो भी लाइनें ऐसे बनी हैं। और अब आप क्या देखोगे, देखो अब आप यहाँ पर देखो, ये 100% है, ये 75% है, 75% है। अगर मुझे ये बताना है कि किसी स्टेट के अंदर 75% बंदे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 75% बंदे, तो यहाँ पर देखो मैं इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर दूंगा, 75% पर्सन हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं।
क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि उस स्टेट के अंदर 50% बंदे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो देखो यहां से 0 से स्टार्ट होकर 100 तक आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको 10% रिप्रेजेंट करना है तो इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं डाटा होएगा। अभी उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको एक्चुअल में डाटा नहीं दिखाऊंगा। तो जितना भी समझ में आ रहा है समझते रहिएगा, टेंशन मत लेना। तो 0 और 25 के बीच में 10% के लिए ये लाइन हो सकती है। 0 और 25 के एग्जैक्टली बीच में 12.5% की लाइन हो सकती है। अगर मेरे को कहीं पर भी 35% दिखाना है तो 25 और 50 के बीच में ये हो सकती है। तो एक और वे में मैं आपको अगर यहां पर दिखाना चाहूं तो देखो, एक और वे में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ट्रायंगल की ऐसे हाइट कंसीडर करो कि यहां पर 0% है, यहां पर 100% है, यहां पर 75% है, यहां पर 50% है, यहां पर 25% है। तो यहां पर क्या होएगा 12.5%, यहां पर क्या होएगा 37.5%, 25 और 50 का एग्जैक्टली बीच का, यहां पर थोड़ा सा क्या होएगा, थोड़ा सा ऊपर 30%। तो समझ में आ गई बात। 0 से लेकर ऐसे 100% तक इसकी ट्रायंगल की हाइट जा रही है इस वे में, ये लाइनें ऐसे जा रही हैं। क्लियर है। जहां पर भी थोड़ी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जरूरत होती है स्टूडेंट को खुद ब्रेनस्टॉर्म करने की, खुद उस डाटा को पढ़ने की। तो जहां पर भी आपको लगे आपको सोचना जरूरी है तो वीडियो को पॉज करके सोचो, वो जरूरी स्टेप है। अब मैं अगला आपको बताता हूं। तो ये तो हमने हिंदी वाला देखा। एग्जैक्टली ऐसे ही आप उर्दू वाला भी पढ़ सकते हो। उर्दू वाला अगर आपने ये देखना है कि उर्दू की कितनी परसेंट है किसी स्टेट में, तो ये वाली लाइन आपको हेल्प करेगी। ये वाली लाइन की कहानी और बता दूं, देखो मतलब कि ये वाली जितनी भी लाइंस हैं वो उर्दू की परसेंटेज रिप्रेजेंट करने के लिए इस डायग्राम के अंदर है। ठीक है मेरे भाई, कैसे देखो ये वाली कौन कौन सी लाइन है, एक यहां पर रही, एक यहां पर रही, तो ये वाली लाइन है। ये आपने उसके पैरेलल लाइनें देखनी है बस। तो ये वाली लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यहां पर उसने परसेंटेज बता दी है 100%, यहां पर 75%, यहां पर 50%, यहां पर 25% और यहां पर 0%। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो, देखो ध्यान से कि ये 0 है, ये 25 है, ये 50 है, ये ऐसे बढ़ रहा है। अगर मैं यहां पर इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी रिप्रेजेंट करूंगा, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी, तो 0 और 25 के बीच में 12.5% रिप्रेजेंट होएगा। अगर मैं इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लगाऊंगा वो 25% कंसिडर किया जाएगा। ये वाली जो लाइन होएगी ये वाली कंसिडर की जाएगी 37.5%, 25 और 50 के बीच में। इस 50 वाली लाइन के ऊपर ये 50% कंसिडर होएगा। थोड़ी देर में डाटा आएगा तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। सिमिलरली ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है मेरे भाई इंग्लिश को। ठीक है, तो अब एक बार मैं आपको डाटा दिखाऊं और उस डाटा को पढ़ेंगे मैं और आप मिलकर, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो जरा सबसे पहले तो डायग्राम एक्चुअली किस चीज के बारे में था। डायग्राम इस चीज के बारे में था कि 5 अलग अलग राज्यों के अंदर ABCDE के अंदर जो डिफरेंट लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं, कौन से राज्य में कौन सी लैंग्वेज, मतलब कौन से राज्य में कितने % लोग कौन सी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो आपको पता लगेगा इसके अंदर। तो देखो जरा कि सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि स्टेट ए के अंदर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश इनकी परसेंटेज हम देख रहे हैं। तो स्टेट ए के अंदर अगर आपको हिंदी देखनी है तो हिंदी के लिए कौन सी लाइन है, हिंदी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हिंदी के लिए यहाँ पर ये इस तरफ ऐसे डंडा बना रखा है ना, तो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रायंगल के अंदर 3 ही तरह की लाइन होंगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक इस तरफ टेढ़ी, एक इस तरफ टेढ़ी। देखो ट्रायंगल के अंदर 3 ही साइड होती हैं, तो 3 तरह की लाइन हो सकती है इसके बीच में। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होएगा। तो हिंदी के लिए सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप ये देखो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनमें कहां पर है वो, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन 0% से स्टार्ट होकर यहां पर 100% तक हिंदी की परसेंटेज रिप्रेजेंट की है। यहां पर रिप्रेजेंट की हो तो 0 इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर 25, इस लाइन के ऊपर 50, इस लाइन के ऊपर 75, इस लाइन के ऊपर 100, इस लाइन के बीच में यहां पर 75 और 100 के बीच में एग्जैक्टली वो क्या आ जाएगी 82.5%। क्लियर है मेरे भाई, 87.5%, सॉरी, क्लियर है। तो यहां पर ये जो स्टेट ए है यहां पर हिंदी के लिए 50% आ रहा है, 50% वाली लाइन पर है। तो हिंदी न्यूज़पेपर 50% पढ़ा जाता है, 50% लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट, अब अगर आपने देखना उर्दू, तो उर्दू की लाइन देखो जरा, ये तो इस वाली लाइनों के अकॉर्डिंग ये कहां पर लाई कर रहा है ये डाटा, इस वाली लाइनों के अकॉर्डिंग ये। तो भाई देखो
कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है ये? यहाँ पर 0% है, 25% है, 50, 75, 100, तो 0 से लेकर यहाँ से यहाँ तक ऐसे बढ़ रहा है। तो देखो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 0 को, ये वाली लाइन 25 को। देखो सारी लाइन ऐसी होंगी जो इसके पैरेलल हों, ये वाली उर्दू के लिए। तो ये 25%, तो 25% वाली लाइन पे है ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हिंदी के लिए है, मैंने आपको बताई थी। तो उर्दू की लाइन ऐसे टेढ़ी है, तो ऐसे वाली सारी लाइन, फिर देखना कहां से डाटा शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है। तो ये वाली 0%, ये वाली 25%, ये वाली 50%, अगर इनके बीच में हो तो 25 और 50 के बीच वाला डाटा। तो उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं भाई 25% बंदे, देखो 25% के ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। देन अब हम देखते हैं भाई इंग्लिश के बारे में। तो देखो इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने परसेंट बंदे पढ़ते हैं। तो इंग्लिश की लाइन कौन सी है? इंग्लिश की लाइन है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो इंग्लिश का 100% कहां पर है? एक और बात, ये मत सोचना कि इंग्लिश की लाइन ये वाली है तो यहां पर 25, यहां पर 50, ऐसे भी कंफ्यूजन होती है। तो देखो इंग्लिश की लाइन है, अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये वाली भी गड़बड़ करते हैं। इंग्लिश की लाइन ये वाली है और इंग्लिश का 100% यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है। यहां पर 100% है तो फिर घटता हुआ जाएगा ना ऐसे आराम से। यहां पर 100% है तो फिर 25 और फिर 50, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना ना कि 100 के बाद 25 और फिर 50। तो इंग्लिश के लिए ये वाली साइड है ऐसे, समझ में आ गई मेरी बात, कि यहां पर ये 0%, ये यहां पर ऐसे बढ़ रहा है, 0 के बाद 25 के बाद 50 के बाद 75, तो ये वाली ऐसे तिरछे वाली ये लाइन, ये इंग्लिश की है। तो देखो वो कहां पर लाई कर रहा है, तो ये देखो ये 25 के पास, इस वाली लाइन के ऊपर, ये रहा। समझ में आ गई बात? तो 25% बंदे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब मैं आपको अगला डाटा दिखाता हूं, फिर जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अभी एक और डाटा समझाऊंगा, फिर जल्दी जल्दी इनके परसेंटेज लिखेंगे। तो स्टेट बी के अंदर हिंदी, तो हिंदी जैसे ही मुझे दिखी हॉरिजॉन्टल और ये वाली वैल्यूज मुझे पढ़नी है, ये 75, तो मैंने अपनी नजरों ही नजरों में यहां पर देखना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे मिला ये 50। तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 50% बंदे, ठीक है भाई। देन अब मुझे देखना है उर्दू, तो उर्दू की लाइन मैंने देखी ये, और यहां पर डाटा है 0%, 25%, तो मैंने ऐसे यहां से ऐसे देखना स्टार्ट कर दिया कि यहां से कहां पर लाई कर रही है भाई, ये वाली लाइन। अब ध्यान से देखो, अब एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी, बिकॉज ये इंटरसेक्शन पर पॉइंट नहीं है ये वाला, ठीक है। देखो ये 50% वाली लाइन, ये 75% वाली लाइन, ये 25% वाली लाइन, और ये 0% वाली लाइन, यहां पर है ना 0, तो 0 और 25 के बीच में यहां पर ये चचा यहां पर 12.5% पर बैठा है, 12.5% बंदे। समझ में आ गई बात? अब अगर आपको देखना है इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए कौन सी लाइन है? इंग्लिश के लिए ये वाली लाइन। तो यहां से देखो इंग्लिश के लिए ये रही परसेंटेज, तो आप यहां से स्टार्ट होएगा ना कि ये 100%, ये 75%, जैसे मैं लाइनें बना रहा हूं ऐसे बनानी जरूरी नहीं है, ये 50%, ये 25% ऐसे। तो ये देखो ये 50% से तो कम है और 25% से ज़्यादा है, 50 और 25 के बीच वाली लाइन है ये, 50 और 25 के बीच वाली लाइन है ये। डाटा आपने यहाँ पर देखना है, ठीक है, वहाँ पर ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। तो 50 और 25 के बीच वाली लाइन है तो 37.5, तो ये हो जाएगा 37.5%। देन सी के अंदर देखो आप, स्टेट सी का डाटा मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा अपना स्टेट सी। तो अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आप भी जल्दी जल्दी करना, मेरे ख्याल अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो पीछे से आपको रिपीट करनी पड़ेगी वीडियो। तो भाई देखो, और एक बार फिर से जब इसका क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टेट सी के अंदर हिंदी पढ़ने वाले, तो भाई हिंदी के अंदर ये रही 100% वाली लाइन, ये 75% वाली लाइन, ये 50% वाली लाइन, मन ही मन में देख रहा हूँ, तो ये 50 और 75 के बीच में यहाँ पर ये हो जाएगा 62.5% वाली लाइन। तो 62.5% बंदे हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर मैं उर्दू का देखूँ, मन ही मन में हम डेफिनेटली देख सकते हैं, अगर मैं उर्दू का देखूँ तो यहाँ पर ये 100%, ये 75%, उर्दू के लिए यहाँ पर है ना भाई, ये डंडी बना रखी है, ये 50%। स्टेट सी का देखना है, ये देखो 25% वाले पर लाई कर रहा है, ये 25%। अगर मैं देखूंगा इंग्लिश का, तो भाई इंग्लिश का यहाँ पर देखो, ये 100%, ये 75%, ये 50%, ये है स्टेट सी का, ये 25%, ये 0%, तो 25 और 0 के एग्जैक्टली बीच में ये क्या हो जाएगा, ये 12.5%। देन अगर आप देखोगे स्टेट डी का एंड स्टेट ई का, तो स्टेट डी
ये रहा, और स्टेट ई ये रहा। तो इन दोनों का काम मैं आपके ऊपर सौंप देता हूं। मैं इसको कब बताऊंगा, जब हम ये इक्वेशन करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा। क्लियर है मेरे भाई? तो अब आगे मैं आपको बता देता हूं इंट्रोडक्टरी लेक्चर को खत्म करते हुए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ताकि आपके माइंड में रहे कि अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चन आप पहले ही जो मैं आपको बताऊंगा उन्हीं कैटेगरीज से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कोई कैटेगरी बनी नहीं सकती। तो देखो अब जरा, तो सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जिनके अंदर हमें जस्ट डाटा को पिक करना होता है, जस्ट डाटा को पिक करना होता है। मतलब आपके सामने डाटा गिवन है और लिटरली एग्जामिनर पूछेगा कि इस साल में कितनी सेल हुई, तो आप देखोगे इतनी सेल हुई, टक, और कुछ नहीं करना, जस्ट डाटा को रीड करना है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, हर एग्जाम में आते रहे आपके, ठीक है। सबसे पहले लेवल के हो गए ना, जस्ट अपने डाटा को समझा और क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से पूछ लिया गया। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गए पिकिंग डाटा, डाटा को हमने पिक किया और उसके बाद नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है कि अगर मान लो एग्जामिनर ने आपको डाटा दिया कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है ए, वो बी का कितने परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, तो हमने जस्ट डाटा को पिक किया और नॉर्मल सी कैलकुलेशन की, नॉर्मल सा कंसेप्ट हमने उसके ऊपर लगाया। एक इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उससे अगले लेवल के हो गए। देन नेक्स्ट हो गए डाटा या क्वेश्चन, वो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। कभी कभी आपको डाटा जो है, जानकारी जो है, वो इस फॉर्म में एग्जामिनर दे देता है कि समझ में आनी मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा वहां पर टाइम लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करना, आपके लिए अगर टाइम लग रहा है तो दूसरे के लिए भी लग रहा है, निराश मत होना, ठीक है। और इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। तो कभी कभी डाटा को समझने में दिक्कत होती है, कभी कभी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है, इसी कारण हमें शांति से वो समझना है। अगला ये क्वेश्चन है कि इन चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन इज कैलकुलेटिव और लेंदी, कि डाटा को हमने समझ लिया, क्वेश्चन को हमने समझ लिया, चाहे डिफिकल्ट हो समझने में या इजी हो, लेकिन फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। डाटा और क्वेश्चन को समझने के बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो ईजी होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, कभी कभी वो इजी होता है, स्टूडेंट गलत तरीका चुनता है या फिर ओवर कैलकुलेशन करता है, उसको पता नहीं होता कि भाई ये वाली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक जो बेसिक्स हैं अपने अरिथमेटिक के वो सुपर क्लियर होने चाहिए। तो वहाँ पर डीआई का कोई रोल नहीं है कि मेरी डीआई अच्छी नहीं है ना, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है जो अरिथमेटिक वाले चैप्टर हैं तो उन्हीं की नॉलेज यहाँ पर यूज हो रही है। डीआई कोई अलग से अपना अलग चैप्टर नहीं है, ठीक है, उन्हीं की नॉलेज यहाँ पर यूज हो रही है। तो उनकी नॉलेज के कारण हमें पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ रेशियो से काम चल जाएगा या यहाँ पर कैन नॉट से होएगा, ठीक है। डीआई का मतलब सिर्फ डाटा की रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लेंदी है, उसमें डीआई का रोल नहीं है, उसमें आपके बेसिक चैप्टर्स की नॉलेज का रोल है। और कभी कभी एक्चुअल में कैलकुलेटिव होता है क्वेश्चन, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको डाटा समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है यार कैसे करूं, क्या करूं, मतलब करूं क्या, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो चलो, ये नॉट नोइंग व्हाट टू डू सिचुएशन बस स्टूडेंट में आती है, मैं ये बता रहा हूँ। ये क्यों आती है, कैसे आती है, वो हम धीरे धीरे जब इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं आएगी, ठीक है। किसी भी कारण से आ सकती है, आपको डाटा अच्छे से ना समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे से ना समझ में आ रहा हो, इसलिए आपको ना पता हो, ठीक है। तो चलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को, इस सारे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, कंसेप्ट लेक्चर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है।